नमस्कार। हरियाणा मंत्रिमंडल को लेकर सूत्रों के हवाले से खबरें आ रही है। नायब सिंह सैनी के मंत्रिमंडल में कुछ नाम जो हैं वो शामिल हो सकते हैं। इनमें अनिल विज वरिष्ठ नेता हैं बीजेपी के, कृष्ण बेदी, कृष्ण लाल पंवार, अरविंद शर्मा, कृष्ण मिड्डा, महिपाल टांडा, मूलचंद शर्मा, श्रुति चौधरी, लक्ष्मण यादव, नरबीर सुनील सांगवान, सावित्री जिंदल, ये नाम कहे जा रहे हैं। सूत्रों के हवाले से ये खबर आ रही है। हमारे सहयोगी विकास भदौरिया हमारे साथ मौजूद है। विकास, तो अब सबकी नज़रें इस बात पर हैं कि कौन नए चेहरे होंगे मंत्रिमंडल में या कौन लोग हो सकते हैं, क्या और डिटेल्स आपके पास? यहाँ बिल्कुल देखिए, लगातार बैठकों का दौर चल रहा है। धर्मेंद्र प्रधान के घर पर बैठक हुई जिसमें हरियाणा के मुख्यमंत्री के अलावा पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर भी वहाँ मौजूद थे। नायब सिंह सैनी के अलावा यहाँ पर धर्मेंद्र प्रधान के आवास पर सुरेंद्र सिंह नागर जो कि सह प्रभारी हैं हरियाणा के, वो भी मौजूद थे। इससे पहले वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, बीजेपी अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा और गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात कर चुके हैं। अब इन बैठकों के दौर के जरिए नए नामों पर जो मंत्रिमंडल का चेहरा होंगे उन पर चर्चा हो रही है। धर्मेंद्र प्रधान के घर जो बैठक हुई उसमें बाकायदा लंबी चौड़ी लिस्ट उनके सामने रखी गई और जो नाम ऑब्वियस से उभर कर सामने आए उस चर्चा के दौरान उसमें नए चेहरे और पुराने अनुभवी चेहरों का मिश्रण के तौर पर नया मंत्रिमंडल शक्ल ले सकता है। अभी इसमें कुछ और नाम जुड़ेंगे और कुछ नाम हटेंगे भी, लेकिन जो हमें जानकारी सूत्रों के मुताबिक मिली है उसमें अनिल विज जो कि पुराने नेता हैं बीजेपी के और गृह मंत्री की भूमिका भी निभा चुके हैं हरियाणा में, उनका नाम प्रमुखता से लिया गया है। हालांकि वो मुख्यमंत्री की दावेदारी करने के कारण विवादों में ज़रूर आ गए थे, लेकिन पार्टी का पुराना और बड़ा चेहरा है इसलिए उनको मंत्रिमंडल में जगह दी जा सकती है। इसके अलावा श्रुति चौधरी की बात करें, किरण चौधरी की बेटी हैं और श्रुति चौधरी इस बार पहली बार विधायक बनी हैं, जाट समुदाय से आती हैं, उनको मंत्रिमंडल में जगह दी जा सकती है। और ऐसे ही तमाम जो चेहरे हैं, अरविंद शर्मा हैं, पूर्व सांसद हैं, इस बार विधायक बने हैं, उनको मंत्रिमंडल में जगह दी जा सकती है। ऐसे तमाम, सावित्री जिंदल जो कि नवीन जिंदल की मां हैं, वो इस बार निर्दलीय विधायक बनी हैं। 3 निर्दलीय विधायकों ने समर्थन दे दिया है सरकार को। सावित्री जिंदल भी मंत्रिमंडल का हिस्सा हो सकती हैं। तो इस तरह से जो कोशिश की जा रही है कि हर वर्ग को, हर क्षेत्र को, हर आयु वर्ग को और जो नए युवा चेहरों से लेकर और अनुभवी चेहरों को मंत्रिमंडल में जगह दी जा सके, ताकि अनुभव भी रहे, मंत्रिमंडल में अनुभवी लोग भी रहें और नई पौध भी तैयार हो सके जो आने वाले समय में हरियाणा की राजनीति को लीड करे। बिल्कुल, धन्यवाद विकास इन जानकारी के लिए। और हरियाणा से जुड़ी ये भी बता दें आपको कि इससे पहले सुबह ही दिल्ली में हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने प्रधानमंत्री के आवास पर मुलाकात की। दोनों नेताओं की हुई इस भेंट में सैनी ने कहा कि जीत प्रधानमंत्री मोदी की नीतियों की वजह से है। बीजेपी की नीतियों का लाभ सभी वर्गों को मिला। और इससे पहले नायब सिंह सैनी बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से भी मिले थे। उनके साथ हरियाणा बीजेपी के अध्यक्ष मोहन लाल बडोली भी मौजूद रहे। और हरियाणा में विधानसभा के नतीजों पर कांग्रेस ने अपना असंतोष जताया है। आज चुनाव आयोग जाकर पार्टी के बड़े नेताओं के प्रतिनिधिमंडल ने अपनी शिकायतें दर्ज कराई। नतीजों को लेकर कुछ सीटों पर दस्तावेज भी सौंपे। नेताओं में केसी वेणुगोपाल, अशोक गहलोत, अजय माकन, भूपेंद्र हुड्डा, अभिषेक मनु सिंघवी, जयराम रमेश इत्यादि नेता मौजूद रहे। देखिए, आप भी थे, पूरा देश इस बात में आज संदेह है और ये जो नतीजा है हरियाणा का आश्चर्यचकित करने वाला है, क्योंकि हर आदमी समझता था कि हरियाणा में कांग्रेस सरकार बनाने जा रही है। चाहे आप मीडिया के आदमी हो, चाहे आपके एक्सपर्ट हो, चाहे आईबी हो, चाहे कोई भी एजेंसी हो, सबकी ये रिपोर्ट, सर्वे सारे सर्वे ये आए थे, लेकिन ये हुआ। पोस्टल बैलेट की गिनती शुरू होती है तो हर जगह कांग्रेस लीड करती है। ईवीएम की शुरू होती है तो कांग्रेस जाती है। डाउट क्रिएट किए हैं बहुत सारी, जैसे अध्यक्ष ने बताई कंप्लेंट है 30 के करीब है, बहुत सारी तो रिटर्न कंप्लेंट आ गई है।
तो ये अपना रोष जताया है भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने आज चुनाव आयोग जाकर दस्तावेज सौंपे। उधर अब बात दिल्ली की करते, दिल्ली के मुख्यमंत्री आवास को सील कर दिया गया है। अवैध इस्तेमाल के आरोप में इसे सील किया गया। अरविंद केजरीवाल ने मुख्यमंत्री का पद छोड़ने के बाद अपने सरकारी आवास को खाली कर दिया। हालांकि भाजपा अरविंद केजरीवाल पर लगातार सीएम आवास के इस्तेमाल का आरोप लगा रही थी। इसके बाद ये कार्रवाई की गई। दिल्ली सरकार के पीडब्ल्यूडी विभाग की टीम बुधवार को सीएम आवास को सील किया। मामले में आम आदमी पार्टी ने उपराज्यपाल वीके सक्सेना पर बड़ा आरोप लगाया। पार्टी ने कहा कि उपराज्यपाल ने मुख्यमंत्री आवास से मुख्यमंत्री आतिशी का सारा सामान बाहर करवा दिया है। क्या है पूरा मामला, सीधे चलते हैं अपने सहयोगी शरद शर्मा और शुभांग के पास। पहले शरद आपके पास आ जाते हैं, क्या जमीनी स्थिति है इस समय? देखिए, ताला लगा दिया गया है मुख्यमंत्री आवास पर और ये आरोप लगाया गया है कि अरविंद केजरीवाल ने जब मुख्यमंत्री आवास खाली किया तो उसके हैंडओवर की प्रक्रिया जो थी उसका पालन नहीं किया। लेकिन जो अभी दिल्ली के मुख्यमंत्री का कार्यालय है उसका ये कहना है कि सभी जरूरी प्रक्रियाओं का पालन किया गया था। और 6 अक्टूबर को जब मुख्यमंत्री आतिशी इस घर पर पहुंची थी, मुख्यमंत्री आवास पर पहुंची थी, तो पीडब्ल्यूडी की टीम ने ही वहां पर जो उस वक्त अधिकारी मौजूद थे, जेई मौजूद थे, उन्होंने ही इस घर की चाबी उनको दी थी, जिसके बाद उन्होंने अपना सामान इसमें शिफ्ट कराया। तो दोनों तरफ से अब इसमें प्रतिक्रिया दी जा रही हैं। लेकिन जो उपराज्यपाल की तरफ से बयान आया है उसमें ये कहा जा रहा है कि हमने जो मुख्यमंत्री आतिशी का सामान है, ये कहा गया है कि मुख्यमंत्री कार्यालय की तरफ से कि आतिशी का सामान जो है, मुख्यमंत्री का सामान जो है घर से बाहर निकलवा दिया। लेकिन उपराज्यपाल की तरफ से कहा जा रहा है कि हमने नहीं निकलवाया, उन्होंने खुद ही निकलवा लिया। लेकिन इसमें एक सवाल जो उठ रहा है बयान में कहीं, जो अभी तक जिसका जवाब नहीं मिल रहा है, वो ये है कि जो पीडब्ल्यूडी विभाग है निधि जी, ये दिल्ली सरकार का अपना विभाग है, यानी कि इसमें एलजी का हस्तक्षेप नहीं हो सकता है। ये चुनी हुई सरकार का अधिकार क्षेत्र में आता है। तो इसमें एलजी जो हैं कहां से आते हैं, क्या उनका रोल है इसके अंदर, ये अभी स्पष्ट नहीं है। लेकिन जो भी है ये केवल दिल्ली में ही हो सकता है कि दिल्ली की मुख्यमंत्री का जो आवास है वो सील कर दिया जाए उन्हीं के एक डिपार्टमेंट के द्वारा। बिल्कुल, शुभांग हमारे साथ हैं, वो दूसरा पक्ष हमें समझाएंगे। जी शुभांग, आपके पास क्या जानकारी इस मामले को लेकर? जी बिल्कुल, देखिए सबसे पहले मैं आपको तस्वीर दिखा दूं क्योंकि इस वक्त मैं सीएम आवास के बाहर ही मौजूद हूं। लेकिन फ़िलहाल अब जो ये सीएम आवास है ये पीडब्ल्यूडी की प्रॉपर्टी है, क्योंकि कहा जाता है कि कोई भी मुख्यमंत्री आवास हो, जब वो खाली किया जाता है तो उसके बाद वो पीडब्ल्यूडी के अंडर आ जाता है और जब तक नए मुख्यमंत्री को ना सौंपा जाए तब तक पीडब्ल्यूडी ही उसको देखती है। और यहाँ पर भी जो आरोप फिलहाल सबसे पहले लगाया गया था, जो आम आदमी पार्टी के संयोजक है अरविंद केजरीवाल की, उन्होंने जो चाबी थी इस बंगले की वो उन्होंने पीडब्ल्यूडी को नहीं सौंपी थी, बल्कि सीधा आतिशी को वो चाबी दे दी गई थी, जिसको लेते हुए विजिलेंस डिपार्टमेंट ने भी एक शोकॉज नोटिस जारी किया है। वो भी 3 अधिकारियों के खिलाफ जो कि अंदर जो ये सीएम ऑफिस है इसी के अधिकारी हैं, और उनसे सवाल ये मांगा गया है शोकॉज नोटिस के जरिए कि आखिरकार क्यों जो चाबी है वो पीडब्ल्यूडी को नहीं सौंपी गई। वहीं जब आज इस पर दिल्ली के बीजेपी अध्यक्ष प्रिंस सचदेवा जब बातचीत की गई, जब उन्होंने बताया तो उन्होंने कहा कि ये जब कंस्ट्रक्शन इस मकान की पूरी हो गई थी, इस बिल्डिंग का, इस बंगलों का जब कंस्ट्रक्शन पूरा हो गया था तो कंप्लीशन सर्टिफिकेट एक होता है जो कि किसी भी अथॉरिटी से नहीं लिया गया था, उनको नहीं मिला था। तो यानी कि उसके बाद जब वो यहाँ पर रह रहे थे तो इसे बीजेपी फिलहाल इलीगल तौर पे कह रही है कि वो गलत तरीके से रह रहे थे और इसी वजह से पहले चाबी सौंपी नहीं जा रही थी। लेकिन अब जब जो बंगला है उसका आवंटन इसलिए क्या बोलते हैं, इसलिए नहीं दिया गया आतिशी को क्योंकि जो चाबी थी वो पीडब्ल्यूडी को एक भी बार नहीं मिली। बहरहाल बिल्कुल शुभांग, ये प्रोसेस को लेकर हो सकता है जो सवाल उठाया गया हो, लेकिन अगर मुख्यमंत्री कहीं पे रह रही हैं तो ऐसे में इस तरह से सील करना सवाल तो उठने लाजमी है। बहरहाल धन्यवाद आप दोनों का, और आगे बढ़ते हैं। जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस की बड़ी जीत के बाद उमर अब्दुल्ला ने कहा है कि भाजपा के साथ मतभेद हैं लेकिन वो नहीं लड़ेंगे क्योंकि लोगों का जनादेश विकास के लिए है। उन्होंने कहा है कि राज्य के दर्जे पर प्रस्ताव जल्द ही आएगा। आइए सुनते हैं उमर अब्दुल्ला को। हमने कभी ये नहीं कहा कि हम 370 पे खामोश रहेंगे या 370 हमारे लिए अब मुद्दा रहा नहीं, लेकिन हम लोगों को बेवकूफ़ बनाने के लिए भी तैयार नहीं है। मैंने बार बार आप लोगों से कहा है इस इलेक्शन से पहले भी कि उन लोगों से उम्मीद करना
जिन लोगों ने 370 हमसे लिया कि हम उन्हीं से वापस हासिल करेंगे, वो बेवकूफ़ी है, वो लोगों को धोखा देने के बराबर है। हम लोगों को धोखा देने के लिए तैयार नहीं है, लेकिन इस मुद्दे को हम जिंदा रखेंगे, इस पे हम बात करते रहेंगे और यह उम्मीद करेंगे कि आज नहीं तो कल मुल्क में हुकूमत बदलेगी, निज़ाम बदल जाएगा, ऐसी हुकूमत आएगी जिसके साथ हम बैठ के इस मुद्दे पे बात कर सकेंगे और कुछ ना कुछ जम्मू कश्मीर के लिए हासिल कर सकेंगे। ये ये नेशनल कॉन्फ्रेंस की हमेशा से हमारा ये रहा है लाएअमल और आगे भी यही रहेगा। और हरियाणा में कांग्रेस की हार पर दिल्ली से महाराष्ट्र तक खलबली है। इंडिया गठबंधन के सहयोगी अब कांग्रेस को क्या घेर रहे हैं। महाराष्ट्र से लेकर उत्तर प्रदेश, बंगाल तक कांग्रेस की हार की चर्चाएं हैं और कहीं ना कहीं इंडिया गठबंधन के सहयोगियों का कांग्रेस पर भरोसा क्या कुछ डिगा है। इस पर आपको बता दें तमाम बयान सामने आए हैं। सबसे तीखा हमला महाराष्ट्र से हो रहा है। शिवसेना उद्धव गुट ने तो कांग्रेस को हरियाणा की हार के महाराष्ट्र में सीख लेने का ज्ञान दे रही है। शिवसेना के उद्धव गुट ने प्रवक्ता जो संजय राउत ने कहा है कि कांग्रेस जीती बाजी हारी तो बीजेपी ने हारी हुई बाजी अपने पक्ष में की है। संजय राउत ने कहा है कि महाराष्ट्र में कांग्रेस अगर अकेले चुनाव लड़ना चाहती है तो वो अपनी भूमिका स्पष्ट करे। राउत ने यह भी कहा है कि महाविकास अघाड़ी के तीनों दलों को मिलकर अब मुख्यमंत्री पद का चेहरा घोषित करना चाहिए। उस पर कांग्रेस की तरफ से भी क्या बयान आया, नाना पटोले ने दिया और संजय राउत, दोनों को सुन लेते हैं। हरियाणा में इंडिया गठबंधन नहीं बन पाया क्योंकि वहां कांग्रेस को लगता था कि बस हम अपने ताकत पर, अपने बलबूते पर जीतेंगे तो सत्ता में और कोई भागीदार नहीं चाहिए। तो हमारे जो मित्र है हुड्डा जी या कांग्रेस के नेता है, उनको लगा कि हम ही जीतेंगे। अगर समाजवादी पार्टी है अखिलेश जी की, आप है केजरीवाल साहब के नेतृत्व में, हमारे जैसे छोटे छोटे दल है, हमारे खाते में 1-2 सीटें आ जाती तो जरूर ये जो चित्र है, ये निर्णय है जो जनता ने दिया, उसमें जरूर बदलाव होता। मैं ये मानता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी ने जो चुनाव लड़ा है वो बहुत ही बेहतरीन तरीके से लड़ा है। हारी हुई बाजी बीजेपी ने जीत ली, ये मान्य करना पड़ेगा। हरियाणा और महाराष्ट्र ये दोनों राज्यों की राजकीय भूमिका अलग है। महाराष्ट्र में शाहू फुले अम्बेडकर विचारधारा है और महाराष्ट्र लोकसभा में भी जिस तरह से प्रदर्शन यहाँ पर हमारा हुआ था, उससे अच्छा बेहतर प्रदर्शन हमारा महाविकास आघाड़ी का महाराष्ट्र में होगा। संजय राउत और शिवसेना ने कांग्रेस को जिम्मेदार ठहराने की कोशिश की है कहीं न कहीं, और देखा है कांग्रेस वजह से हार हुई है। कांग्रेस को अपनी हैसियत समझ लेनी चाहिए। कौन से आधार पे उनने लिखा है क्या है, महाराष्ट्र में ऐसा कुछ नहीं है। अब वो कौन से आधार पे लिखने का करके लिखा है हमें क्या पता, लेकिन आज बिल्कुल चर्चा होगी और बिल्कुल चर्चा करेंगे क्योंकि सार्वजनिक रूप में इस तरह से अलायंस को ये एलिगेशन नहीं लगा सकते। और अब खबर उत्तर प्रदेश से आ रही है। आपको बता दें, यहाँ पर कासगंज में पिटाई से एक क्षुब्ध व्यक्ति ने फांसी लगाकर खुदकुशी की है। इस खुदकुशी से पूरे परिवार में कोहराम मच गया है। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव की जांच कर उसे पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। परिजनों ने पुलिस कर्मियों पर लगाया हत्या का आरोप। पुलिस पर आरोप है कि रामलीला मंचन के दौरान अनुसूचित जाति के इस व्यक्ति के साथ पुलिस कर्मियों ने मारपीट की, जिससे हताश शख्स ने फांसी लगाकर जान दे दी। आज प्रातः जो है वो करीब 6:30 बजे अपने घर में छत से कुंडे में लगे हुए रस्सी से उन्होंने फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। इस सूचना पे तत्काल SHO सोरो और CO सिटी और मैं हम सब मौके पे पहुंचे और परिजनों से वार्ता करके उनके शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। बाद पोस्टमार्टम जो आवश्यक कार्रवाई है उसको की जाएगी। उधर दिल्ली में बुधवार को बड़ा हादसा हो गया। दक्षिणी दिल्ली के सरोजी नगर इलाके में एक कंस्ट्रक्शन साइट पर काम कर रहे 2 मजदूरों की मौत हो गई। दोनों मजदूर सीवर लाइन साफ करने के लिए उतरे थे। सबसे पहले एक मजदूर की मौत हुई, उसके बाद एक और मजदूर की जान चली गई। बताया जा रहा है जहरीली गैस के चलते ये हुआ हादसा। इस पर ज़्यादा जानकारी दे रही हैं हमारी सहयोगी प्रेरणा शर्मा।
मैं इस वक्त सरोजनी नगर के पिलांजी विलेज में मौजूद हूँ, जहाँ पे एनबीसीसी का निर्माण कार्य चल रहा है और यहाँ के जो पुलिस स्टेशन है वहाँ पे कल एक पीसीआर कॉल की गई थी करीब 2:30 बजे के आसपास, जहाँ पे ये आप देख सकते हैं ये जो लोकेशन है सीवर लाइन है, यहाँ पे गार्बेज कलेक्ट करने के लिए, सफाई करने के लिए जो है 2 लेबर उतरे थे, जिसके बाद वो अनकॉन्शियस हो गए और बेहोश हो गए। उसके बाद उन्हें बचाने के लिए एक और लेबर उतरे और उसके बाद जो है इस गड्ढे को खोद के, और सभी जो है अनकॉन्शियस हो गए और इस गड्ढे को खोद के उन्हें निकालने की कोशिश की गई और जिसके बाद तीनों को निकाला गया। वो गंभीर रूप से घायल थे, जिनमें से एक जो है जिनका नाम रामाश्रय बताया जा रहा है, उनकी जो है स्पॉट पे ही मौत हो गई। हालांकि उन्हें भी हॉस्पिटल ले जाया गया और जब वहाँ हॉस्पिटल में डॉक्टर्स ने उन्हें मृत डिक्लेयर कर दिया। तो अब हम यहाँ के स्थानीय लोगों से बात करेंगे कि यहाँ पे आखिर क्या कुछ हुआ था। तो क्या नाम है आपका? गोरखनाथ यादव। क्या कुछ हुआ था हमें बताइए कैसे? मैम यहाँ पर इन लोगों ने आज चौथा दिन हो गया है, यहाँ पे काम करवा रहे थे जी। तो काम करवाते करवाते यहाँ पर इन्होंने इसको सफाई करवाया था। तो मान चलिए कि एक ट्रॉली यहाँ से ब्लॉक निकाला गया था जी। तो मैम वो ब्लॉक निकालने के बाद जब उसके आगे ये लोग सफाई करने के लिए घुसे कल के डेट में यहाँ पर, तो मैम वहाँ पे जो बंदा सफाई करने के लिए नीचे गया था वो वहीं का वहीं बेहोश हो गया। तो उसको देखने के चक्कर में दूसरा बंदा गया तो वो भी वहीं पे बेहोश हो गया। जब तीसरा बंदा सेफ्टी वाला यहाँ पे उसको खबर मिली, वो आया यहाँ बाहर से, वो भी गया, वो भी बेहोश हो गया मैम। तो जब उसको निकालने के लिए वहाँ से हिसाब किताब बना, 3 लोगों ने JCB लगवाया, एक इधर से एक इधर से, फिर उसके बाद हिसाब किताब करके निकाला गया। तो यहाँ पे मतलब 2 आदमियों का हिसाब किताब था, मतलब यहाँ पे खत्म हो चुके हैं। जो 3 मजदूर थे उनमें से एक अभी बताया जा रहा है कि वेंटिलेटर पे हैं और बाकी जो 2 हैं उनकी मृत्यु हो चुकी है। पॉइजनस गैस जो है उन्होंने सूंघ लिया था इसी जगह पे जब वो साफ सफाई कर रहे थे, जिसके बाद वो अनकॉन्शियस हो गए और उन्हें निकाला गया। और बताया जा रहा है कि उनमें से जो एक मृत इंसान है रामाश्रय, उनकी जो है एम्स ट्रॉमा सेंटर में उनकी पोस्टमार्टम हो गई और उनकी जो बॉडी है वो उनके रिलेटिव्स फैमिली को हैंडओवर कर दी गई है और इस मामले में जो है फर्दर इन्वेस्टिगेशन जो है वो अभी चल रही है।